जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की न्यू वैकेंसी के बारे में। अगर आप 2023-24 की न्यू वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी होता क्या है, कौन कौन सी फोर्स मिलती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, कब से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, फिजिकल में कितने पास होते हैं, मेडिकल में कितने पास होते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। यानी कि कुल मिला के एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के बारे में हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल और अन्य गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जानकारी देते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने रिवाइज कैलेंडर जारी कर दिया है और रिवाइज कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी 2023 में आने वाली है एसएससी जीडी कांस्टेबल की। अब इससे पहले सवाल निकल के आता है, जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया हुआ है उन्हें अच्छी तरह पता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल होता क्या है और प्रोसेस वगैरह क्या होता है। लेकिन हर साल कुछ नए कैंडिडेट शामिल होते हैं, तो इस बार भी कुछ ना कुछ नए कैंडिडेट शामिल होंगे इस भर्ती में, तो उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होगी। इसीलिए पहले हम आप सभी को इसके इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप सभी को ये क्लियर हो जाए कि एसएससी जीडी होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी को क्लियर करूंगा एसएससी के बारे में कि आपके एसएससी होता क्या है। तो देखिए, आपको वैकेंसी बार बार सुनाई पड़ती होगी कि एसएससी जीडी। एसएससी एक अलग टर्म है और जीडी आपका अलग टर्म है, यानी कि दोनों वर्ड ये अलग अलग हैं। एसएससी का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसी एजेंसी है जो कि देश भर में जितने केंद्र सरकार के एग्जाम होते हैं वो अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। यानी कि इस एजेंसी का मात्र इतना काम है कि देश में यहाँ पे कोई बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, उन्हें कंडक्ट करवाया जाता है इनके द्वारा। तो ये पूरा यहाँ पे मैनेज करती है। जिस एजेंसी से एग्जाम कंडक्ट करवाई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि मान लो सीएपीएफ है, सीएपीएफ ने ये कह दिया कि हमारे पास 5000 वैकेंसी हैं और आप इन वैकेंसी का रिक्रूटमेंट जारी करके इन वैकेंसी को फिलअप करके हमें दे दो। तो ये काम होता है यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी टर्म आपको क्लियर हो गया। फिर आपको एक वर्ड देखने के लिए मिलता है जीडी। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, यानी सामान्य ड्यूटी। तो आप सभी को बता दें कि ये जो आपकी वैकेंसी होती है वो कांस्टेबल जीडी के पदों पर भर्ती होती है, यानी सामान्य ड्यूटी की सिपाही के पदों पर। तो सिपाही अन्य प्रकार के भी होते हैं, जैसे कि आपका ट्रेड्समैन वगैरह के भी होते हैं, ड्राइवर में भी सिपाही होते हैं, लेकिन ये जो सिपाही होते हैं इनका काम होता है सामान्य ड्यूटी करना, यानी कि एक राइफलमैन। तो उम्मीद करता हूं कि जीडी वाला जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेबल की पद के लिए रहता है और राइफलमैन का यहाँ पे काम होता है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी का कांस्टेबल की पोस्ट होती है 21,700 से लेके 69,100 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। और फिर अगर हम बात करें तो ये जो आपकी नौकरी होती है ये होती है सीएपीएफ में। अब सीएपीएफ क्या होता है? सीएपीएफ आपका होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो जो आपकी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्सेस होती हैं वो होती है आपकी सीएपीएफ, जिसमें आपकी फोर्सेस शामिल होती हैं। सीआरपीएफ हो गया या आपका सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, असम राइफल्स, एसएसबी, और अब आपकी एनसीबी जैसी वैकेंसी को भी इसमें शामिल करके निकाला जाता है। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एसएससी जीडी कांस्टेबल होता क्या है। इसमें आपको तमाम ये जो आपकी केंद्रीय पुलिस फोर्स आपको दिख रही है इनमें आपको कांस्टेबल के पद पर नौकरी मिलती है एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं और आगे फिर बात आती है कि इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है। तो आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी होती है वो आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली जाती है, यानी कि पूरे भारत के लिए वैकेंसी होती है। आपके स्टेट में हो सकता है 100 वैकेंसी हो, किसी में 200, किसी में 300, इस हिसाब से पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए वैकेंसी होती है। तो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे सबसे मुख्य चीज आती है एज एंड क्वालिफिकेशन, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमारी योग्यता पात्रता है इसके लिए है या नहीं, जिससे हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज है एज। तो यहाँ पे जो उम्र सीमा आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 23 साल। और ये 18 से 23 साल किसके लिए होती है? केवल जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और ये केंद्र की नौकरी है तो आपके राज्य से नहीं चलेगा, केंद्र सरकार में आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 18 से 23 साल।
अगर आप ओबीसी हैं तो आवेदन कर सकते हैं 18 से 26 साल, 3 साल की छूट मिलती है। अगर आप हैं एससी या एसटी तो आप कर सकते हैं 18 से 28 साल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, 5 साल की आपको छूट मिलती है। और इसकी उम्र की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 अगस्त 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो इस दिन आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो ये उम्र होनी चाहिए, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। अब बात आती है क्वालिफिकेशन, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता मात्र आपकी 10th पास होती है। अगर आपने मैट्रिकुलेशन किसी भी बोर्ड से कर रखा है, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब या किसी भी राज्य से आपने पास कर रखा है, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मात्र आपके पास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पे एज का क्राइटेरिया क्लियर हो गया, साथ ही में आपको क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया, मेल एंड फीमेल ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो टोटल यहाँ पे 3 स्टेज में आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। सबसे पहले होता है आपका सीबीटी एग्जामिनेशन, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका करवाया जाता है। नंबर सेकंड आपका होता है फिजिकल, जिसमें आपका पीएसटी एंड पीटी। फिजिकल का पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीटी का मतलब होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी शारीरिक मापतोल की जाती है। और ये होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें आपकी दौड़ वगैरह करवाई जाती है। फिर होता है आपका मेडिकल एग्जाम और फिर आपका आरएमए। अगर आप मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो रिव्यू मेडिकल करवाया जाता है, यानी कि अगर आप अपने मेडिकल से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा से आप अपना री मेडिकल भी करवा सकते हैं। ये 3 स्टेज में आपकी भर्ती कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें पहली स्टेज की, जो कि आपका सीबीटी एग्जामिनेशन है, कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होता है वो 10th लेवल का आपका एग्जामिनेशन होता है। 10th लेवल के एग्जामिनेशन में टोटल आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है जीके, दूसरा सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, तीसरा नंबर होता है रीजनिंग, चौथा नंबर होता है हिंदी और इंग्लिश। ये ऑप्शनल है, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप चाहें तो हिंदी का चूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इंग्लिश। दोनों में से इंग्लिश या हिंदी जो भी आपको ठीक लगता है या जिसकी आपने तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। एक सब्जेक्ट में आपको 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जीके में भी 20, मैथ में भी 20, रीजनिंग में भी 20 और इंग्लिश और हिंदी के भी 20 आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक आपको दिए जाते हैं, यानी 40-40 नंबर का हर एक सेक्शन आपका रहेगा। तो हर एक सेक्शन बराबर नंबर आपको यहाँ पे देता है। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो जाते हैं 80 और 80 क्वेश्चन के लिए 160 नंबर आपको दिए जाते हैं। और जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो भी 160 नंबर पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनती है, क्योंकि यहाँ फिजिकल या अन्य किसी के नंबर आपको नहीं मिलते हैं। फिजिकल केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो फाइनल जो मेरिट आपकी तैयार होगी वो इन 160 नंबर में से ही होती है। अब अगर इसकी बात करें तो इसका जो टाइम होता है, इसके लिए आपको समय दिया जाता है 60 मिनट, यानी 1 घंटे में आपको 80 सवालों के उत्तर देने हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपको 0.25 या 1/4 देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि हर एक गलत उत्तर के लिए आपका आधा अंक काट लिया जाएगा, 0.50 अंक आपके काट लिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका सीबीटी एग्जामिनेशन, जो कि आप सभी को बता दें फरवरी-मार्च में एग्जाम आपका होगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आगे फिर बात आती है आपका पीएसटी एंड पीईटी। आपका जो फिजिकल होता है वो फिजिकल में क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेल कैटेगरी और यहाँ पे फीमेल कैटेगरी। अब देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, केवल एसटी को छूट मिलती है, आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी या एससी कैटेगरी से हैं तो 170 सेंटीमीटर लंबा ही आपकी होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से मेल कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। बाकी का अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई 157 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी से हैं तो 150 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। बाकी का यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए सीना मांगा जाता है, यानी कि छाती। तो यहाँ पे सीना की अगर हम बात करें तो सीना आपका होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी से हैं, तो आपका जो सीना होना चाहिए वो होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर। नॉर्मल आपका 80 होना चाहिए, फुल आकर 85 होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल ऐसा होता है कि सर अगर 80 से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 80 की जगह 90 हो तब भी चलेगा, लेकिन 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको फिर भी देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो 80 तो मिनिमम होना ही चाहिए, अगर आपका नॉर्मल 85 है तो 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ 90 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका सीना
नॉर्मल 76 सेंटीमीटर कम से कम और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब सबसे अंतिम जो चीज होती है वो यहाँ पे होती है दौड़। तो आपका जो पीईटी होता है जिसमें सारे जो दक्षता परीक्षा होती है इसमें केवल आपकी दौड़ करवाई जाती है, कोई हाई जंप, कोई लॉन्ग जंप या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी इवेंट नहीं होता है। केवल आपकी रनिंग होती है जो कि मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर, जिसे आपको 24 मिनट में पूरा करना होता है। कोई भी नंबर आपको नहीं दिए जाते। अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में पूरी करनी होती है महिला कैंडिडेट के लिए। तो ये तो हो गई रनिंग की बात। बाकी का जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं वहां पे मेल कैंडिडेट की 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है और फीमेल कैंडिडेट की 800 मीटर की रनिंग होती है ओनली फॉर लद्दाख रीजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। बाकी का जो हिल एरिया वगैरह से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उन्हें भी यहाँ पे हाइट और चेस्ट वगैरह में छूट दी जाती है, उनके लिए थोड़े अलग से प्रोविजन ऐड होते हैं। अब ये यहाँ पे पूरा फिजिकल आपका क्लियर हो गया। फिजिकल के बाद बात आती है मेडिकल की। तो मेडिकल में आप पूरी तरह से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। जैसे आपके हाथ पैर, आंख, कान, नाक सारी चीजें एकदम ठीक ठाक होनी चाहिए। मेडिकली आप पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए और आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। जिसमें आपका जो मेडिकल होता है वो एज पर सीएपीएफ के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। और फिर आपका आरएमई अगर आप फेल हो जाते हैं और आरएमई लेना चाहते हैं यानी री मेडिकल आप करवाना चाहते हैं तो वो भी आपके सीएपीएफ के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। फिर आपकी बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। इसमें दो चीजें मैंने थोड़ी सी मिस कर दी है, वो मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूंगा। जैसे कि देखो, सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में जैसे मान के चलो आपकी 50,000 वैकेंसी है, तो 50,000 वैकेंसी में से कितने कैंडिडेट फिजिकल में शामिल होंगे? तो केवल 8 गुना कैंडिडेट को सेकंड स्टेज यानी फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। यानी कि मात्र 4 लाख कैंडिडेट चाहे इसके लिए फॉर्म भरे 40 लाख, फर्क नहीं पड़ता, केवल 4 लाख कैंडिडेट मेरिट के बेस पर फिजिकल में शामिल होते हैं। फिजिकल जब होता है तो फिजिकल में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनमें से जितनी वैकेंसी होंगी उनके केवल 2 गुना कैंडिडेट को मेडिकल के लिए क्वालिफाई किया जाता है। यानी कि वैकेंसी है 50,000 एग्जाम्पल के लिए, तो मेडिकल के लिए मात्र 1 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। जैसे कि मान के चलो 1.5 लाख कैंडिडेट फिजिकल को भी पास कर लेते हैं, तो उसमें से 50,000 को बाहर करके ऊपर जिनके अधिक अंक होंगे आपके सीबीटी एग्जामिनेशन में, उनमें से 1 लाख कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुला लिया जाता है। जो बच्चे मेडिकल में पूरी तरह से फिट पाए जाते हैं, आरएमई में फिट हो जाते हैं, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है। तो ये होता है एसएससी जीडी का पूरा प्रोसेस, जिसमें मैंने एक आसान और सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है, जिससे कि हर बच्चे को ये समझ में आए कि एसएससी जीडी का प्रोसेस क्या होता है, नौकरी कैसी मिलती है, क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 100 रुपए की फीस आपको पे करनी होती है, मात्र 100 रुपए। और 100 रुपए की फीस ओनली फॉर सम कैटेगरीज, जैसे कि अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपए फीस पे करनी होगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, कोई फीस नहीं है। या फिर एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो भी आपके लिए फीस एग्जेम्प्ट रहेगी। साथ ही में एक्स सर्विसमैन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई फीस नहीं होती, फ्री में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर बात आती है यहाँ पे अप्लाई डेट की। तो देखिए अप्लाई डेट डिक्लेयर हो चुकी है, एसएससी ने इसे अपने कैलेंडर में शामिल कर लिया है। 24 नवंबर 2023 से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अंतिम तिथि जो रहेगी वो रहेगी 28 दिसंबर 2023। तो 1 महीने से अधिक समय आपको दिया जाएगा। इसी समय के अंतराल में आपको जो अपना फॉर्म होगा वो फिल करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम डेट के बारे में, तो जो आपका एग्जामिनेशन डेट होगा वो आपका फरवरी मार्च 2024 में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में मैंने आपको हर एक चीज क्लियर कर दी है। अब आपका सितंबर है और सितंबर से आप ये समझिए कि फरवरी मार्च 2024 में आपका एग्जामिनेशन होना है। यानी कि मात्र आपके पास मैक्स टू मैक्स 5 महीने हैं। तो 5 महीने में जितनी बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं उस हिसाब से तैयारी करें, ताकि एसएससी जीडी कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन हो पाए। प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख एप्लीकेंट इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं।
जिसमें से लगभग 50-60 हजार जो वैकेंसी होती हैं उस पे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन किस हिसाब से होता है। अगर कंपटीशन में आपको जाना है, अगर आपको क्वालिफाई होना है तो आपको पहले से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 50 लाख पे केवल आपकी 50,000 वैकेंसी है, यानी कि केवल 1% कैंडिडेट ही यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, बाकी के 99% कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपको 1% कैंडिडेट में सेलेक्ट होना है तो किस लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो बिना समय गवाए अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दें ताकि इस बार आपका सिलेक्शन हो पाए। उम्मीद करता हूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में जो भी आपके डाउट थे या जो भी आप पूछना चाहते होंगे वो हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अन्य कोई भी सवाल ऐसा जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आपको जरूर जवाब मिल जाएगा। लेकिन जो चीज वीडियो में ऑलरेडी कवर की हुई है अगर आप उसके बारे में पूछेंगे तो शायद मैं आपको जवाब ना दे पाऊं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट होते हैं, बहुत जरूरी चीजें होती है जो मैंने मिस कर दी हैं, वो बच्चे को बताना जरूरी होता है। बाकी का ऑलमोस्ट मैंने प्रयास किया है कि सारी चीजें कवर हो जाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बहुत समय लगता है और काफी मेहनत से एक वीडियो तैयार होती है जिससे कि आपको सूचना या जानकारी मिल पाए, तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।